हाँ जी, नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। ऐसा उम्मीद है आप सब मस्त हैं और अपनी तैयारी में व्यस्त हैं। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। तो जैसा आपको विदित है कि हम 2026 में जो भी एग्ज़ाम हुए हैं, जिन एग्ज़ामों के अंदर राजस्थान जीके से संबंधित क्वेश्चन आए हैं, उन्हीं क्वेश्चनों का हम कर रहे हैं सॉल्यूशन। ठीक है, लीजिए, ये रहा आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन। क्या पूछा जा रहा है देखिएगा। पूछा जा रहा है आपको, कौन सी नदियां लूनी नदी की सहायक नदियां हैं, यानी इनमें से ऐसी कौन सी नदियां हैं जो कि आपके लूनी की सहायक नदियां हैं। ऑप्शन में आप देखेंगे तो बांडी है, ऑप्शन आपके सामने जोजड़ी है, ऑप्शन आपके सामने माही है और ऑप्शन आपके सामने शुकड़ी है। यहाँ पर पूछा गया है लूनी नदी की सहायक नदियां। आप कहेंगे सर, लूनी नदी की जो सहायक नदियां हैं उसमें आप देखिए लीलड़ी, मीठड़ी, बांडी, शुकड़ी, जोजड़ी या जोजरी, झवई, सागी और गुहिया। ये जो सारी सारी नदियां हैं, याद रखिएगा किसकी सहायक नदियां हैं, लूनी की। इसका मतलब आप कहेंगे सर यहाँ पर ए, बी और डी, ए बी और डी जो है ऑप्शन नंबर क्या है, बी इज अ करेक्ट आंसर। ये तो लूनी की सहायक नदियां हैं। ऐसा नहीं है कि आप सोचें सर पीछे डी है, ये लीलड़ी, मीठड़ी, बांडी, सूकड़ी। याद रखिएगा कंफ्यूज के लिए एक है आपके सामने कुकड़ी, एक कुकड़ी और एक है शुकली। ये दो जो सहायक नदियां हैं, इसको पढ़ने में ऐसा लग सकता है आपको लूनी की है, लेकिन याद रखिएगा ये दोनों जो है कुकड़ी और सूकली, ये पश्चिम बनास की सहायक नदियां हैं। किसकी है, याद रखिएगा पश्चिम बनास की। ठीक है, तो यहां ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इज अ करेक्ट आंसर। अगला अगला है आपके सामने, लीजिए। पूछा जा रहा है आपसे कि राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र के बारे में कौन से कथन सत्य हैं। यानी हमारे राजस्थान का जो दक्षिण पूर्वी पठार क्षेत्र है उसके बारे में सत्य पूछ रहा है। सबसे पहला क्या कह रहा है कि सर इसे हाड़ौती पठार भी कहा जाता है। आप कहेंगे बिल्कुल सही है सर, दक्षिण पूर्वी जो पठारी प्रदेश है इसे हम हाड़ौती पठार के नाम से भी जानते हैं। फिर ये राजस्थान की अरावली पर्वतमाला के दक्षिण और पूर्वी भाग में विस्तृत है। आप कहेंगे सर ये रहा राजस्थान, और यहां पर आप सब जानते हैं कि मरुस्थल है, मरुस्थल के बाद में क्या है, अरावली है, अरावली के बाद में क्या है, आप कहेंगे सर मैदान है, और मैदान के बाद में क्या है, पठार है। तो ये कह रहा है कि अरावली के दक्षिण पूर्वी, आप कहेंगे सर अरावली के दक्षिण पूर्वी में तो क्या है, मैदान है, दक्षिण पूर्वी पठार नहीं है। बी जो है वो तो क्या हो गया है, गलत हो गया। ठीक है, अगली बात देखिए। अगली बात है आपके सामने कि चंबल इस क्षेत्र की प्रमुख नदी है क्या। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है सर, चंबल नदी जो है वो इस हाड़ौती क्षेत्र की क्या है, एक प्रमुख नदी है। ये राजस्थान का सबसे बड़ा क्षेत्र है क्या। आप कहेंगे नहीं सर, ये राजस्थान का सबसे बड़ा क्षेत्र जो है नहीं है। राजस्थान का सबसे बड़ा जो क्षेत्र है वो है, आपके याद रखिएगा, राजस्थान के कुल एरिया के 61.11% भूभाग पर जो है वो आपके सामने क्या फैला हुआ है, मरुस्थल। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर ये जो डी है वो तो क्या है, गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर दो कथन सही हैं और दो ही क्या है आपके सामने गलत है। यानी ए और सी जो है ये क्या है, सही है। ए और सी सही है, बाकी आपके सामने गलत है। भाई बी वाला वैसे ही गलत है आपके सामने दोनों, और डी वाला और गलत हो गया, तो ऑप्शन बचा कौन सा, एक। डी इज ए करेक्ट आंसर। अगला अगला है आपके सामने, लीजिए। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से सुमेलित करें या फिर मिलान करें। आपके सामने सूची फर्स्ट के अंदर नदी के नाम है और सूची सेकंड के अंदर स्रोत है, यानी कौन सी नदी जो है वो जल कहाँ से प्राप्त करती है। नदियाँ कौन कौन सी है, ऑप्शन में देखो, चंबल है, लूनी है, बनास है और बाणगंगा। एक तरफ चार नदियां हैं और एक तरफ आपके सामने इन नदियों का उद्गम है।
लीजिए, चंबल नदी के उद्गम स्थल की बात करते हैं। यहाँ से देखो, जयपुर जिले की बेराट पहाड़ियों से। आप कहेंगे सर वर्तमान के अंदर ये जो बेराट पहाड़ियाँ हैं ये आती है आपके कौन से जिले में? तो आप कहेंगे सर कोटपूतली बहरोड के अंदर है ये। और यहाँ से जो नदी निकलती है वो है आपके कौन सी? बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी जिसे याद रखिएगा हम कहते हैं अर्जुन की गंगा। क्या कहते हैं? याद रखिएगा अर्जुन की गंगा के नाम से भी इसे हम जानते हैं। महू के दक्षिण में मानपुर जिले से, या सॉरी महू जिले के दक्षिण में मानपुर पठार से जो नदी निकलती है वो कौन सी है? महू आप सब जानते हैं एमपी में है, और इनमें से जो नदी आती है वो है आपके सामने चंबल। देखिएगा, हमारे राजस्थान के अंदर एमपी से उद्गम होने वाली दो है प्रमुख रूप से। कौन कौन सी? एक तो चंबल है और एक आपके सामने याद रखिएगा माही है। चंबल जो है वो महू जिले से आती है और माही जो है वो धार जिले से आती है, याद रखिएगा। अरावली श्रृंखला में पुष्कर घाटी से कौन सी आती है इनमें से? तो आप कहेंगे सर अरावली श्रृंखला है और पुष्कर घाटी है। यहाँ से जो नदी आती है वो है आपके लूणी। वैसे लूणी नदी का जो उद्गम स्थान है वो तो आपके सामने प्रमुख रूप से है नाग पहाड़। नाग पहाड़ कहाँ पर? अजमेर के अंदर, वही अरावली श्रृंखला की पुष्कर घाटी। फिर है खमनोर की पहाड़ियों में वेरों के मठ से, याद रखिएगा वो जो नदी आती है वो है बनास, जिसे हम कहते हैं वन की आशा। क्या कहते हैं? वन की आशा। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? देखो, एक के अंदर दो है, एक के अंदर दो है, फिर बी के अंदर तीन है। एक के अंदर दो है, बी के अंदर तीन है। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है जी, ए जो है वो क्या है? करेक्ट आंसर। अगला लीजिए, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से सुमेलित करो। जहां सूची फर्स्ट के अंदर क्षेत्र और अंचल के नाम हैं और सामने आपके पर्यटक स्थल हैं, आपको बताना है कौन सा पर्यटक स्थल जो है वो कौन से क्षेत्र विशेष में या फिर कौन से जिले या कौन से स्थान पर है, याद रखिएगा, ये पूछा जा रहा है। तो आप कहेंगे सर सबसे पहले यहाँ पर आप देख लीजिए क्या दे रखा है। आप कहेंगे सर यहाँ पर दे रखा है मेहरानगढ़। मेहरानगढ़ आप सब जानते हैं यह आपके राजस्थान के जिस जिले में है वो जिला है जोधपुर। मेहरानगढ़ दुर्ग जिसका निर्माण राव जोधा ने 1459 के अंदर करवाया था। इसी मेहरानगढ़ किले के बारे में रुडयार्ड किपलिंग ये कहते हैं कि इसका निर्माण जो है वो देवताओं, परियों व अप्सराओं ने करवाया है। जॉन कैनेडी ने इसे विश्व का 8वां अजूबा बताया है। ठीक है, ये वही मेहरानगढ़। फिर है गलियाकोट। देखिए गलियाकोट जो है वो आपके माही नदी के किनारे है और ये कहाँ पर है? तो याद रखिएगा डूंगरपुर। वैसे गलियाकोट से संबंधित आप दो तीन विशेष बातें पढ़ते हैं। एक तो ये पढ़ते हैं कि यहाँ पर एक उद्योग है जिसका नाम है रमकड़ा उद्योग, और एक यहाँ पर याद रखिएगा आपके संत फकरुद्दीन की दरगाह है जिसे आप बोलते हैं मज़ार फ़करी। ठीक, फिर है दिलवाड़ा मंदिर। दिलवाड़ा मंदिर जो है वो आपके माउंट आबू में है, और दिलवाड़ा मंदिर आप जानते हैं 5 जैन मंदिरों का क्या है? समूह है। यहाँ पर जंतर मंतर की आप बात करेंगे तो आप कहेंगे सर जयपुर। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके सामने, पहले में 4 है, फिर 1, फिर आपके 3। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। बी जो है वो क्या है? करेक्ट आंसर। अगला है लीजिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें। एक तरफ आपके सामने झील है और एक तरफ जिला है। कौन सी झील कौन से जिले में है ये आपको बताना है। लीजिए, पिछोला झील, सांबर झील, आना सागर झील और कोलायत झील। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर जो कन्फ्यूज़न है वो ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, कई बार जल्दबाजी में गलत हो जाता है। एक कोलायत है और एक कायलाना है, याद रखिएगा। एक का नाम कोलायत झील है, एक का नाम क्या है? कायलाना है। कोलायत झील जो है वो तो है, याद रखिएगा, बीकानेर के अंदर, और कायलाना जो है वो है आपके, याद रखिएगा, जोधपुर में। कोलाई झील का दूसरा नाम है कपिल सरोवर, कायलाना झील का दूसरा नाम है प्रताप सागर झील। ठीक है, ये दो खास। पिछोला झील आप सब जानते हैं ये कहाँ पर है? ये उदयपुर की सबसे
प्राचीन भी है और सबसे सुंदर झील भी है, क्योंकि इसी के अंदर बने हुए हैं आपके वो जग मंदिर और जग निवास पैलेस। ठीक है, सांबर की आप बात करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि सांबर झील जो है वो आपके कहाँ पर है, जयपुर में। हालांकि सांबर झील का विस्तार जो है वो प्रमुख रूप से 3 जिलों में देखने को मिलता है, आपके जयपुर, अजमेर और नागौर। अब नागौर की जगह वर्तमान में डीडवाना कुचामन जिला आ जाता है। आना सागर झील की हम बात करते हैं तो ये कहाँ पर है, आप कहेंगे सर अजमेर के अंदर। कोलाई झील आपके हुई गई है बीकानेर में। मतलब यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर है वो कौन सा हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन हो जाएगा आपके सामने, ये लीजिए डी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, डी जो है वो क्या है, करेक्ट आंसर। अगला लीजिए, अगला क्या कह रहा है। ठीक है, अगला दिख रहा है, बहुत अच्छा बेहतरीन सा क्वेश्चन। क्या कह रहा है देखिएगा, पूछा जा रहा है नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक आपके अभिकथन एक के रूप में है, दूसरा आर के रूप में है। यानी कि एक ए है और एक आर है। आपको दोनों इन ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए बताना है कौन सा सही है, और सही है तो क्या व्याख्या करते हैं, या फिर एक सही है और एक गलत है। तो अभिकथन ए क्या कह रहा है, देखिए अभिकथन ए कह रहा है कि 1799 ईस्वी में महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा हवा महल बनाया गया था। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है सर, हवा महल का जो निर्माण है वो याद रखिएगा 1799 के अंदर प्रताप सिंह द्वारा ही करवाया गया। किसके द्वारा, प्रताप सिंह द्वारा ही करवाया गया है। ये जो हवा महल है इसके वास्तुकार जो है वो याद रखिएगा कौन है, वह है लाल चंदुस्ता। हवा महल जो है याद रखिएगा कितने मंजिला इमारत है, 5 मंजिला इमारत है, याद रखिएगा। ठीक है, फिर कारण है क्यों बनाई गई, ये रानियों के लिए बनाया गया था ताकि वे महल के अंदर बैठकर शहर के मेले, त्योहार, जुलूस और सवारियों को देख सकें। आप कहेंगे बिल्कुल सही है सर, इसीलिए किसका निर्माण हुआ था, हवा महल का। मतलब यहाँ पर दोनों सही भी हैं और ये आर ए की सही व्याख्या भी है। यानी ऑप्शन नंबर जो है वो क्या है आपके सामने, यहाँ पर ए इज ए करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे, लीजिए अगला क्या कह रहा है देखिएगा। अगला है आपके सामने पूछा जा रहा है कि राजस्थान के निम्नलिखित त्योहारों को हिंदू कैलेंडर में उसके मनाए जाने के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। क्रम के अनुसार बताना है, चैत्र माह से शुरू करते हुए। अब 4 त्योहार हैं आपके सामने, इन चारों को क्रम से बताना है लेकिन चैत्र से शुरू करते हुए। अब जैसे सबसे पहले आपके सामने कौन कौन से त्योहार हैं वो देखो। गणगौर, हम सब जानते हैं कि गणगौर का जो त्योहार है वो आता है आपके चैत्र शुक्ल तृतीया को। गणगौर कब मनाते हैं, चैत्र शुक्ल तृतीया को। अच्छा, अक्षय तृतीया कब मनाते हैं, तो आप कहेंगे सर ये मनाते हैं वैशाख शुक्ल तृतीया, जिसे हम बोलते हैं आखा तीज है ये। अच्छा, तीज की बात करेंगे तो ये कब है, तो आप कहेंगे सर श्रावण शुक्ल तृतीया, ये आपके कौन सी है, तीज है। होली का त्यौहार है तो आप कहेंगे सर फाल्गुन। अब इनको सही क्रम से जमा दीजिए, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि चैत से लेकर फागण तक है, यानी कि ए से शुरुआत होगी। इसमें सबसे पहले कौन सा आएगा, ए गणगौर आएगा, चैत, फिर आ जाएगा आपके सामने वैशाख, फिर जेठ, फिर आषाढ़, फिर श्रावण, और सबसे आखिरी में कौन सा है, फाल्गुन। ए सी बी डी, ए सी बी डी, ऑप्शन नंबर जो है वो क्या है, डी इज करेक्ट आंसर। लीजिए, तो इस प्रकार से आपके सामने एक क्वेश्चन जो है ये आता है। 4 त्योहार दे दिए और इन चारों त्योहारों को आपको सही क्रम के अकॉर्डिंग जमाना है। ठीक है, अगला है आपके सामने, क्या पूछा जा रहा है देखिए। पूछा जा रहा है निम्नलिखित राजपूत शासकों को काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। लीजिए, काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। 4 शासक हैं आपके सामने और इनको क्रम से जमाना है। अब यहाँ पर तो नाम दिया है राणा सांगा। राणा सांगा की आप बात करेंगे तो आप कहेंगे सर
1509 से लेकर 1528 है। अब यहाँ पर है महाराणा कुंभा। अब ये है 1433 से लेकर 68। अब यहाँ पर है रतन सिंह। आपको पता हो तो मेवाड़ के अंदर रतन सिंह भी दो राजा हुए हैं। ये आपके सामने यहाँ पर सेकंड दे नहीं रखा है, इसका मतलब ये रतन सिंह फर्स्ट हैं, रावल रतन सिंह, जिनका टाइमिंग रहा है 1302 से लेकर 1303 तक। उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हो गया। और ये हैं आपके जेतर सिंह। जेतर सिंह जो है वो आपको पता हो तो 1213 के अंदर राजा बने थे। और इनसे संबंधित आप याद भी रखते हैं कि जेतर सिंह और इल्तुतमिश के मध्य एक युद्ध लड़ा गया था। कौन सा? भूताला का युद्ध। याद आया? तो अब यहां पर इनको क्रम के अकॉर्डिंग देख लीजिए। सबसे पहले आपके सामने क्या आ जाएंगे? आप कहेंगे सर सबसे पहले आएंगे जेतर सिंह, ठीक है, फिर आएंगे रतन सिंह, ठीक है, फिर आ जाएंगे आपके सामने कौन से? कुंभा, और उसके बाद में कौन से आ जाएंगे? तो आप कहेंगे सर ये CDBA ऑप्शन नंबर क्या है? डी इज करेक्ट आंसर। तो 4 शासक और इनका सही क्रम, ठीक है। आगे अगला है, लीजिए राजस्थान के घुड़ला लोक नृत्य के बारे में कौन सा कथन जो है वो सत्य है, ये आपको बताना है। लीजिए, राजस्थान का घुड़ला लोक नृत्य के बारे में कौन सा कथन सत्य है, बताइए। अब यहां पर क्या कह रहा है? ये जोधपुर का प्रख्यात लोक नृत्य है। आप कहेंगे बिल्कुल सही है सर, ये बात तो सही है कि ये जो घुड़ला नृत्य है, ये घुड़ला नृत्य आपके मारवाड़ का लोक नृत्य है, यानी कि जोधपुर का, ठीक है। फिर है कि ये नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। आप कहेंगे नहीं सर, ये नृत्य जो है ये करती है महिलाएं, मतलब बी तो गलत है इसमें, ठीक है। फिर इसके बाद में है आपके सामने कि इस नृत्य में नर्तक जो हैं वो अपने सिरों पर घड़ों में प्रज्वलित दीप लेकर नृत्य करते हैं। यानी घुड़ला नृत्य कैसे करते हैं? तो आप कहेंगे सर महिलाओं द्वारा अपने सिर पर छिद्रित घड़े में दीपक रखकर जो नृत्य किया जाता है उसे आप क्या बोलते हैं? घुड़ला नृत्य। आप कहेंगे बिल्कुल सही है सर। नर्तक योद्धा के समान वेशभूषा पहनते हैं क्या? आप कहेंगे नहीं सर। तो यहाँ पर ए और सी जो है वो ऑप्शन नंबर है डी इज ए करेक्ट आंसर। याद रखिएगा कौन सा नृत्य था ये था आपके सामने घुड़ला नृत्य। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक क्वेश्चन आपके लिए पूछूं मैं यहीं से, आपको कमेंट करके बताना है कि घुड़ला जो नृत्य है, इस घुड़ला नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? प्रकाश में लाने का श्रेय, घुड़ला नृत्य को प्रकाश में लाने का जो श्रेय है वो किसके द्वारा? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। हालांकि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपके साथ में और डिस्कशन कर दूंगा। याद रखिएगा, यदि आपके जहन में डॉक्टर जयनारायण व्यास का नाम आ रहा है तो याद रखिएगा डॉक्टर जयनारायण व्यास जिस नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है, इनको प्रकाश में लाने का श्रेय, वो है याद रखिएगा ढोल नृत्य। कौन सा है? वो तो है ढोल नृत्य, जो कि कहाँ का है? जालोर का। इसलिए ये तो नहीं सोचना है नाम डॉक्टर जयनारायण व्यास का, ये तो यहाँ पर सोचना है कि ढोल नृत्य को प्रकाश में लाने का जो श्रेय है वो किन्हें दिया गया है? तो याद रखिएगा डॉक्टर जयनारायण व्यास को। आपको ये बताना है कमेंट करके कि घुड़ला नृत्य, इस घुड़ले नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय जो है वो आपके किसे दिया जाता है? घुड़ला नृत्य आप सब जानते ही हैं किसकी याद में। अच्छा, घुड़ला नृत्य करते भी कब हैं? तो आप कहेंगे सर ये जो घुड़ला नृत्य है ये किया जाता है आपके, याद रखिएगा, चैत्रकृष्ण अष्टमी, शीतला अष्टमी के अवसर पर। घुड़ला नृत्य किस राजा की याद में है? याद रखिएगा शातल देव, क्योंकि मारवाड़ के महाराजा थे जिनका नाम है शातल देव। उसी समय याद रखिएगा अजमेर के हाकिम थे मल्लू खां। मल्लू खां का सेनापति घुड़ले खां पिंपाड़ शहर से कुछ कुंवारी कन्याओं को उठा लेकर चला जाता है। उनको बचाने के लिए शातल देव जाता है। एक युद्ध लड़ा गया था 1492 के अंदर, आपको पता हो तो कौन सा? कोषाणा का युद्ध।
कोषाणा का युद्ध लड़ा गया था, कोषाणा जोधपुर में 1492 के अंदर। इसी युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे कौन? शातलदेव। हालांकि इन्होंने गुड़ले खां की हत्या कर दी थी। उसी का छिद्रित सर यहाँ लाया गया था। इसीलिए तो आप देखते हैं वर्तमान के अंदर गढ़ों में प्रज्वलित दीपक लेकर जो नृत्य करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? याद रखिएगा, गुड़ला नृत्य। ठीक है। एक बार तो ये भी क्वेश्चन आया था कि गुड़ला नृत्य किस पर्व पर होता है। तो देखिए, गुड़ला नृत्य होता कब है? चैत्र कृष्ण अष्टमी। और इस समय कौन सा पर्व चल रहा होता है? आप कहेंगे सर गणगौर, क्योंकि गणगौर जो पर्व है वो 18 दिन का होता है। भाई गणगौर त्योहार की शुरुआत कब हो जाती है? इसकी त्योहार की शुरुआत हो जाती है चैत्र कृष्ण एकम। तो चैत्र कृष्ण एकम 15 दिन तो ये हो गए, और मनाया कब जाता है? चैत्र शुक्ल तृतीया, 3 दिन वो हो गए, 15 और 3 कितने हो गए? 18 दिन। तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। लेकिन आपको ये बताना है कि गुड़ला नृत्य को प्रकाश में लाने का जो श्रेय है वो किसे दिया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके लिए। चलिए, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले सेशन में इसी प्रकार और बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ। और बेहतरीन क्वेश्चन है, इसी सेशन को बढ़ाएंगे यहीं से आगे। तब तक के लिए धन्यवाद।